स्टूडेंट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभागीय अधिसूचना से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2023 में होने वाला है इसके बारे में बताऊंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड स्टूडेंट दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस इज़ माई नंबर 8439069995 जिस पर आपके सैकड़ों मैसेजेस मुझे मिलते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें खासकर जिस वैकेंसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 जिसका एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2023 को लिया जाना तय है। तो 9 अप्रैल तक के लिए अभी आपके पास कितना समय है? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने आपके पास हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो 2023 में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं और मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ सेट के लिए। तो सेट के लिए मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर कोर्स लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट, और जैसे ही आप लोगों की संख्या बढ़ेगी मैं उस पर लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसमें आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं पहले उसके बारे में हम जान लें। सबसे पहले इसका जो सिलेबस पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। पेपर 2 जो आपका अपना पेपर है, पेपर 2 में सबसे पहले माइक्रो का जो चैप्टर है, माइक्रो, मैक्रो और डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। माइक्रो के चैप्टर में आपको कंज्यूमर मार्केट, प्रोड्यूसर मार्केट, कॉस्ट एंड मार्केट, है ना, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और मार्केट, ये चारों चीज़ें पढ़नी है। स्टूडेंट मेरे द्वारा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ तैयार किया जाता है। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि मैम हम इंग्लिश मीडियम के हैं, क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? हम हिंदी मीडियम के हैं। तो स्टूडेंट मैं दोनों ही भाषाओं में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम भी उसी तरीके से पढ़ाती हूँ जिस तरीके से हिंदी मीडियम, और मेरा पीडीएफ लिटरली बाइलिंगुअल होता है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम की भी क्लास उसमें से आप ले सकते हो, तो इसके लिए कोई डाउट मत रखिएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट मैं जिस बुक को आप लोगों को जिस बुक से करवाती हूँ, 2-3 बुक मैं इसमें फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है HL आहूजा की। आप लोगों में से जो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो HL आहूजा बहुत ही अच्छी बुक है स्टूडेंट, और HL आहूजा का हिंदी पीडीएफ भी उपलब्ध है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी के पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मॉनेटरी दोनों को जोड़ करके इसमें आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले तो रोजगार और उत्पादन का निर्धारण, जिसमें हम क्लासिकल, कीन्जियन और पोस्ट कीन्जियन एरा पढ़ते हैं। इसके बाद डिमांड फॉर मनी, है ना, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग के फिशर और कैम्ब्रिज के इक्वेशन पढ़ने हैं, कीन्स का पढ़ना है, फ्रिडमैन पढ़ना है, पैटिंगटन, बॉमॉल एंड टोबिन। इन सभी को पढ़ने के बाद मुद्रा की पूर्ति पर आ जाएंगे। हाई पावर्ड मनी क्या है, उच्चाधिकार की मुद्रा क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, और बिजनेस चक्र, बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र, जिसमें आपको सैमुएलसन, हिक्स एंड काल्डोर, ओनली 3 मॉडल्स आर देयर, केवल इन 3 मॉडल्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, रिलेटिव रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति प्रभावी है या राजकोषीय नीति, इस पर सवाल आते हैं। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति ज़्यादा प्रभावकारी होती है या राजकोषीय नीति? तो मौद्रिक नीति के जो कार्य हैं उसको हम पढ़ेंगे, फिर राजकोषीय नीति के जो कार्य हैं उसको पढ़ेंगे, फिर दोनों का एक एनालिसिस करते हैं। अब देखो, लास्ट में तो हम यही पढ़ते हैं कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को। जैसे कि अभी करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में आप लोग पढ़ ही रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आरबीआई को इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, है ना। 4+-2% पे इन्फ्लेशन को रोकना था, बट इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो मौद्रिक नीति अकेले अर्थव्यवस्था को संभालने में जो है वो पूरी प्रभावकारी नहीं हो पाती, राजकोषीय नीति के साथ मिलकर के चलना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाएंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर आपको पढ़ना होता है स्टूडेंट कि विकास के जो मापक हैं, HDI, HPI, MPI, इन सभी को हमें पढ़ना है। साथ ही साथ आपको संधारित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। थियरी ऑफ डेवलपमेंट में आपको क्लासिकल से लेकर के नियो क्लासिकल में क्लासिकल आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, सुम्पीटर आ जाएगा,
फिर आपको नियो क्लासिकल सोलो का है, मीड का है, और इसके अलावा हैराडोमर भी आपको पढ़ना है स्टूडेंट। इनस्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, विकास के अर्थशास्त्र में संतुलन में किस तरीके से इनस्टेबिलिटी होती है उसको पढ़ना है। बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ भी पढ़ना है। न्यूनतम प्रयास, बिग पुश। तो आपका जो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो पोर्शन है काफ़ी विस्तृत है, और इसका जो पैटर्न है यूजीसी नेट वाला पैटर्न है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। अभी जो JTGL CCE के सिलेबस में जो चीज़ें डाली हुई हैं वो भी यहाँ पर ऐड किया है, और इसके साथ ही साथ आपको UGC नेट का भी पैटर्न फॉलो करवाया है। UGC नेट में आपको ये सारे पढ़ने पड़ते हैं, इतना मॉडल तो पढ़ना ही है, सारे ही मॉडल पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, चॉइस ऑफ टेक्निक क्या होनी चाहिए आर्थिक विकास के लिए। तो ये सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो इसके लिए तुरंत पढ़ाई शुरू कर दे, तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दे, क्योंकि 4 महीने आपके हाथ में है, आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने लगने हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, फिस्कल पॉलिसी का क्या प्रभाव है आर्थिक विकास पर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की क्या भूमिका है। तो ये आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना। ये वाला ऊपर वाला जो टॉपिक है यूजीसी नेट वाला है, और नीचे का जो ये सारा आपको दिया है, आइडिया ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंटरनेशनल ट्रेड एज इंजन ऑफ ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, टेक्निक ऑफ प्लानिंग, ये सारे JTGL CCE जो झारखंड का एग्जाम हो रहा है उससे ये वाला जो है काफ़ी मिलता जुलता है। तो आपका MP सेट का जो सिलेबस है स्टूडेंट काफ़ी लंबा है, खासकर विकास का अर्थशास्त्र बहुत ही लंबा पोर्शन है। पब्लिक फाइनेंस में आ जाओ तो पब्लिक फाइनेंस का जो पोर्शन है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस पब्लिक फाइनेंस का नहीं है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो पब्लिक फाइनेंस को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। गवर्नमेंट की आय क्या होती है, गवर्नमेंट का व्यय क्या होता है, फेडरल फाइनेंस क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड फेडरल फाइनेंस, इन चारों में बांट करके पढ़ते हैं। और ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी है, लोक आगम, लोक व्यय, लोक वित्त और संघीय संघवाद, 4 चीज़ों में बांट के पढ़ते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी बुक आती है, RL लेखी की बुक आती है, जिसमें ये बहुत ही बढ़िया से इसको डिफाइन किया हुआ है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आ जाइए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए अधिकतर बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम कौन सी किताब पढ़े, सैल्वाटोर अच्छी है क्या। स्टूडेंट सैल्वाटोर बहुत ही वो हाई फंडा बुक है। जब हमें सिंपल शब्दों से काम चल जाए तो हम इतना हाई फंडा बुक क्यों लें। एक बुक मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, HG मन्नूर की बुक है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। HG मन्नूर बहुत ही सिंपल शब्दों में और काफ़ी डायग्राम के साथ चलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत ही अच्छे हैं उसमें। तो HG मन्नूर की बुक से कीजिए, नहीं तो ML सेठ की भी बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर। बुक वही अच्छी होती है जिसके शब्द सरल हों, है ना। अब बहुत ही ज़्यादा अगर बुक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो भाई आपको तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बुक को, एक ही बुक को पकड़िए, जो बुक आपको लगती है कि भाई इसके शब्द जो है मुझे समझ में आ रहे हैं, है ना, तो उस बुक को आप फॉलो कीजिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में स्टूडेंट सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में कौन सी प्रविष्टि कहाँ होती है ये पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ पढ़ना है एंड नॉन टैरिफ। इसके बाद थियरी ऑफ रीजनलिज्म एट ग्लोबल लेवल, कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्यों कोलैप्स किया, IMF को क्यों बनाया गया, वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया, तो थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन आपको दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी के बेसिक चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, क्योंकि सारी कमी विकास के अर्थशास्त्र ने पूरी कर दी है। विकास का अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपका इतना बड़ा है, तो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस जो है थोड़ी सी मुरवत कर दी गई है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नेशनल इनकम, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, राष्ट्रीय आय क्या है उसके मापक, ट्रेंड इन प्राइसेस एंड मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में मुद्रास्फीति का जो टारगेट था उसको RBI क्रॉस कर चुकी है, तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ट्रेंड इन प्राइसेस एंड मनी सप्लाई, क्या कारण है कि मुद्रास्फीति को 4± 2% तक रखा गया था लेकिन उससे ज़्यादा हो गया। फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेट, फॉरेन ट्रेड एंड जो इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड एनवायरमेंट, गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन, इन सभी से सवाल हमेशा आते हैं।
स्टैटिस्टिकल मेथड में स्टूडेंट सांख्यिकी के साथ इकोनोमेट्रिक्स को डाल दिया है। माय स्पेशल पेपर इज इकोनोमेट्रिक्स, तो मुझे तो ये सिलेबस देख के बहुत खुशी होती है। इसमें आपको सांख्यिकी कम है स्टूडेंट और इसमें आपको इकोनोमेट्रिक्स ज़्यादा है। तो आई मस्ट टेल यू, मेरे से इकोनोमेट्रिक्स पक्का पढ़िए, मुझे भी खुशी होती है इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाने में, क्योंकि सांख्यिकी बहुत कम है। सांख्यिकी में केवल आपको डिस्पर्जन मीन मीडियन मोड नहीं दिया है, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्योंकि जब तक आप मीन मीडियन मोड नहीं पढ़िएगा डिस्पर्जन कैसे पढ़िएगा, है ना? तब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पढ़िएगा? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक शब्द में दिया है, तो मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन सब पढ़ना, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। एक लाइन में सांख्यिकी के सिलेबस को खत्म कर दिया, लेकिन इसमें पूरी सांख्यिकी है। केवल इसने क्या छोड़ा है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी, उसको भी इन्होंने ले लिया है इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। एलिमेंट्री थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, मस्ट रीड। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्टूडेंट गुजराती की बुक आती है, लेकिन गुजराती की बुक जो है वो बहुत ही वास्ट बुक है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैं इसमें अपने नोट्स पढ़ाती हूँ, अपना पीडीएफ देती हूँ, जो कि हिंदी में और इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं देती हूँ। तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बोलूँगी भाई मेरे से इकोनोमेट्रिक्स ज़रूर पढ़िए। पेपर 3 का जो कोर ग्रुप है, अब इसमें देखो थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ प्रोडक्शन के साथ अब थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टार्ट करवा देते हैं। डिफरेंट मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, बॉमोल का मॉडल, मॉरिस एंड विलियमसन मॉडल, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 में मैक्रो का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पढ़ना है, कीन्जियन, पोस्ट कीन्जियन अप्रोच, जो थियरी ऑफ आउटपुट है ना। तो हम इसको यूनिट 1 यूनिट 2 की तरह से ना लेकर के बिल्कुल माइक्रो पूरा पढ़ेंगे, मैक्रो पूरा पढ़ेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें उसमें आ जाए। जैसे मॉनेटरी का फ्लेमिंग मंडल फ्लेमिंग मॉडल है ना। मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या बताता है कि कोई भी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करता है ना कि कहाँ हमें पैसे लगाने हैं, तो ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो हम सभी को इकट्ठा पढ़ेंगे, है ना। पेपर 1 पेपर 2 है, लेकिन माइक्रो में पूरा कराऊंगी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी उसी में होगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अब इसमें थोड़ा सा और मॉडल डाल दिया है, लुइस का मॉडल, फेयर एनिस, जो उधर बच गया था, क्योंकि सारे ही मॉडल्स पढ़ने हैं, बिल्कुल यूजीसी नेट की तरह इसने सारे मॉडल्स दे दिए हैं, वो आपको पढ़ना है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 2 गैप एनालिसिस पढ़ते हैं, प्रेविस सिंगर का मॉडल पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यहीं पर नहीं रुका है स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, तो डोंट वरी, मेरे पे छोड़ दीजिए, उसको हम अच्छे से करेंगे। यूनिट 4 में थियरी ऑफ टैक्सेशन, थियरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यूनियन फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस, फिस्कल एंड फिस्कल रिफॉर्म। एंड यूनिट 5 में मॉनेटरी अप्रोच को भी अलग से दिया है। 7 में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 में पॉपुलेशन, मतलब स्टूडेंट देखो आपको इंडियन इकोनॉमी किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका जो सिलेबस मैंने देखा है स्टूडेंट, 4 चीज़ों पर आप बहुत ध्यान देना। सबसे पहले तो माइक्रो का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, माइक्रो में भी टोटल माइक्रो की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको पढ़ना। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक एक चीज़ उठा करके पूछी गई, पूरे डेवलपमेंट की बुक को खंगाल के पढ़ने वाला सिलेबस है आपका। और इसके लिए 2 बुक आती है स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। एक मिश्रा एवं पुरी की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और दूसरा आहूजा की बुक आती है। मिश्रा एवं पुरी आपको हिंदी में मिल जाएगी, आहूजा आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। और ये बहुत ही, क्योंकि तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत बड़ा सिलेबस है डेवलपमेंट का आपका, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। 3rd प्रायोरिटी दीजिए इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी से आंकड़े पूछे जाते हैं, आद्यतन आंकड़ों के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्लस बजट अभी जो आने वाला है वो भी, और बजट जो आ चुका वो भी, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद 4th प्रायोरिटी आपको देना है इकोनोमेट्रिक्स को, क्योंकि सांख्यिकी का सिलेबस कम है, इकोनोमेट्रिक्स आपका बहुत ज़्यादा है। इकोनोमेट्रिक्स में मैं कोई बुक रेफर नहीं करती, मैं अपने नोट्स पढ़ाती हूँ। तो आप मेरे ऐप पर अगर इस कोर्स को लेते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स को के आपको मेरे हैंड रिटन बिल्कुल सरल शब्दों में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था स्टूडेंट, तो अभी तैयारी आप लोग बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और इन 4 पोर्शन पर तो बहुत ध्यान दीजिए, माइक्रो, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनोमेट्रिक्स। बाकी सारी चीज़ें जो इससे एक्स्ट्रा है,
अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी वो थोड़े से इजी हैं, लेकिन ये 4 आपको पहले इन चारों का नोट्स बना लीजिए, इन चारों के नोट्स पे एक बार रिवाइज भी कर डालिए, उसके बाद उनको प्रायोरिटी दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी किस तरीके से तैयारी करनी है और किन किन पोर्शंस पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।